हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु एंड आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 9 जून 2021 के। तो आपका जितना भी पेंडिंग हिंदी वीडियो था वो सारा का सारा आ चुका है। आपका 4 का भी आ चुका है, 5 का भी अपलोड हो चुका है, 6-7 का ऑलरेडी अपलोडेड था, 8 का रह चुका है। तो 8 का कल अपलोड हो जाएगा। 9 का मतलब मैं चाहता था कि आपका आज का जो है वो करंट अफेयर मिस ना हो, अदरवाइज 8 का भी अपलोड कर सकते थे 9 की जगह, लेकिन आज का आज के दिन खत्म हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आपने यार इस वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक्स को अचीव कर सकें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्यूज को अचीव कर सकें और इसी के साथ हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। और गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी की सब्सक्रिप्शन के लिए। और गाइस, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप एक बार चेक करेंगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइस, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम 90 से 95% तक वो करंट अफेयर्स कवर कर देंगे आपका जिसमें आपका एग्जाम जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। मतलब वो सारे करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। किस तरह से कवर होंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें 3 सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, और एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली आके अटेम्प्ट करोगे। वीकली सेक्शन होगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर उसी सप्ताह का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, क्विज होगा जो आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंथली सेक्शन जिसमें हम आपको 4 पीडीएफ्स देंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होगा पूरे महीने का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे, टॉप 100 बेस्ट 100 करंट अफेयर होंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ होगी जिसमें 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर होगा और आप जो है वो फटाफट रिवीजन कर सकते हो। और गाइस, इसी के साथ आपको मिलेगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर जिसमें हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक जिससे रिलेटेड आप सारे करंट अफेयर करना चाहते हो तो इस पीडीएफ को आप उठा सकते हो। और दोस्तों, बैंकिंग सेक्शन के लिए हम 3 चीजें लेके आए हैं जिसमें डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर मिल जाएंगे, और एक क्विज होगा जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। इसका मतलब है कि आप जो है वो पूरे जितना भी पास्ट करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, अगर उससे करना चाहते हो तो आप एक ही पीडीएफ से पूरा करंट अफेयर कर सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा स्पेशल करंट अफेयर के अंदर। इसका मतलब है कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपसे पूछे जा सकते हैं, और डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो बच्चे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका स्टेट करंट अफेयर भी हम कवर करेंगे। हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइज, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और लिंक गिवन है नीचे, और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं और सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। और प्राइस बहुत ज्यादा लो है, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर इस कोड का यूज करेंगे। और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 9 जून 2021 का। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वहां तक पहुंच सके। और गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज अपॉइंटेड एज द एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि उस बंदे को एजुकेशनल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। मतलब वो एजुकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सहायता करेगा वर्ल्ड बैंक के चलाने के लिए, और वो बंदा है रणजीत सिंह दिसाले। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये नाम जो है वो पहले भी सुना होगा अगर आप करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला था और इंडिया की तरफ से ये पहला बंदा था जिसको ये अवार्ड मिला था, और उस अवार्ड का नाम है ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020। तो याद रखना है, ये महाराष्ट्र के एक स्कूल टीचर हैं और इनको अपॉइंट किया गया एजुकेशन एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। लेकिन यार, एक ही बंदा अपॉइंट नहीं किया गया है, टोटल 12 एडवाइजर अपॉइंट किए गए, अलग अलग कंट्री में से चुने गए हैं, जिसमें से इंडिया से जो है वो ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले रणजीत सिंह दिसाले को अपॉइंट किया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो रणजीत सिंह दिसाले, शायद आपने बहुत बार देखा होगा, केबीसी में भी आए थे ये, और अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशनल एडवाइजर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि वर्ल्ड बैंक के बारे में भी साथ में ये बता रहा है। और दोस्तों, मतलब सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये प्राइज जीता था। और भी कई तरह के इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक चला रहा है एजुकेशन से रिलेटेड जो उन्होंने किए हैं या भी आगे करेगा, जैसे कि ग्लोबल कोच प्रोग्राम। कोच से पता लग रहा है कि टीचर्स को और बेहतर बनाने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसीज जो है वो वर्ल्ड बैंक बना रहा है। अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जो है वो वर्ल्ड बैंक चला रहा है ताकि टीचर्स को जो है वो अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके, उनकी डेवलपमेंट की जा सके। उसको कहते हैं गोल कोच प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का।
एक इन्होंने चलाया था स्टार्स प्रोग्राम, 2020 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसका मतलब था स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो ये 2020 में चलाया गया था। वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन था दोस्तों, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए 6 स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया था। और आपको ये 6 की 6 स्टेट्स याद होनी चाहिए, जैसे कि एक नॉर्थ में आएगी हिमाचल प्रदेश, एक आपको यहां पे मिल जाएगा, आप कह सकते हो कि बिल्कुल मिडल में मध्य प्रदेश आपको मिल जाएगा, एक आपको यहां पे मिलेगा राजस्थान, वेस्ट की तरफ आपको मिल जाएगा, और 3 कोस्टल स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? इसमें महाराष्ट्र है दोस्तों, इसमें ओडिशा आपको मिल जाएगा, इसमें केरला होगा। तो ये 6 स्टेट्स में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है। और इससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, जिसको कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, ये जो है ये भी पूरा हो सकता है, इसमें इसको भी मोटिवेट किया गया है। और वर्ल्ड बैंक ने एक इनिशिएटिव और स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था? गोल। गोल का मतलब है गुजरात आउटकम फॉर एक्सेलरेटेड लर्निंग। इसको स्टार प्रोग्राम के साथ ही चलाया जाएगा, लेकिन इसमें स्पेशली क्या है कि इसका फोकस गुजरात के ऊपर होगा। मतलब इसमें जो है वो क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस किया जाएगा, नई नई टीचिंग प्रैक्टिसेस लागू की जाएंगी, और इसमें मल्टीपल चैनल्स के थ्रू टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन सिर्फ गुजरात में। तो गोल, स्टार्स, ग्लोबल कोच प्रोग्राम, ये सारे के सारे वर्ल्ड बैंक के हैं। और वर्ल्ड बैंक आपको पता है कि 1944 में बनाया गया था दोस्तों, 2 ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा बनाया गया था, और उसमें एक IMF था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक कौन सा था? वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हैं। और मेंबर कंट्रीज कितनी है? 189, लेकिन IMF की मेंबर कंट्रीज 190 हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शंस भी जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, रमेश पोखरियाल निशांक जी, इनको रिसेंटली अवार्ड मिला है साहित्य गौरव अवार्ड। ये याद रखना है दोस्तों, SBI में ये क्वेश्चन आएगा। और जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो ये सारे SBI वाले ही हैं। साहित्य गौरव सम्मान मिला है 2021 का। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी, इनको अवार्ड मिला है सरस्वती सम्मान। कौन सा? सरस्वती सम्मान 2020 का, ये याद रखेंगे। प्रोफेसर शरद पगारिया पगारे, इनको अवार्ड मिला है व्यास सम्मान अवार्ड। व्यास सम्मान अवार्ड। तो सारे सम्मान अवार्ड्स हैं, अगर आप देखोगे, साहित्य गौरव सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, और सारे के सारे यार याद रखने, मैं पहले बता चुका हूं, SBI के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम और द टेम्परेरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC इंडिया। तो HSBC के टेम्परेरी बनाए गए, मतलब सरकार ने ये भी कह दिया है, सरकार नहीं कहूंगा, मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारा RBI है तो उसकी तरफ से एक अप्रूवल जो है वो रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो चाहिए, जिसके बाद ये परमानेंट भी जो है वो बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो टेम्परेरी तौर पे CEO HSBC इंडिया, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन इंडिया का किसको लगा दिया गया? हितेंद्र दवे या हितेंद्र देव को लगा दिया गया है। हितेंद्र दवे जो है वो करंटली हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर है ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट का HSBC इंडिया का। इन्होंने HSBC को 2001 में ज्वाइन किया था, तो 20 साल हो गए दोस्तों HSBC में इनको सर्विस करते हुए। तो HSBC इंडिया जो है वो आप कह सकते हो HSBC जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ही एक वेंचर है। इसकी 26 ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग 14 सिटीज के अंदर, 14 शहरों के अंदर इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। और आप हितेंद्र दवे जी का चेहरा यहाँ पे देख सकते हो, उनको CEO बनाया गया HSBC इंडिया बैंक का। और इसका इंडिया में हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। और याद रखना इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर हांगकांग में नहीं है, इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन के अंदर है। ये भी आपने याद रखना है। लेकिन फिर से यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आप देख रहे हो, जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हो जगजीत पवाडिया। तो आपको लग रहा है यार ये किसी मेल का नाम है, ये लेकिन फीमेल का नाम है। और हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कवर किया था कि इनको रिसेंटली लगाया गया प्रेसिडेंट किसका? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट जगदीश पवाडिया जी को लगाया गया। जोश जे कटूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर SBI। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाए गए हैं किसके? RBI के, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। सुभाष कुमार, फिर से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और ये अपॉइंटमेंट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये भी याद रखना है, सुभाष कुमार जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। तो फिर से सारी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76th सेशन होने वाला है, अभी सितंबर में जाके जो है वो सेशन किया जाएगा। तो उस सेशन में किसको एज ए प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि 75th सेशन के कौन थे? वोल्कन बोस्कीर थे। तो 75th सेशन के तो ये थे, लेकिन आपको पता है टाइम पीरियड 1 साल का ही होता है, और ये अब चले जाएंगे, और ये टर्की से बिलोंग करते थे।
तो अब 76 चुन लिए गए हैं। सितंबर 2021 में जो मीटिंग होगी उसको प्रिजाइड करेंगे और नाम है उनका अब्दुल्ला शाहिद। और ये कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं? ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये भी आपने याद रखना है कि कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो मतलब 193 मेंबर कंट्रीज हैं, आपको पता है जो इसकी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की। तो वोटिंग हुई उनमें, जिसमें से 191 ने बैलेट वोटिंग की और उसमें से सबसे ज्यादा वोटिंग लाइक 143 वोट्स किसके पक्ष में आई हैं? अब्दुल्ला शाहिद जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के, उसके पक्ष में आई हैं। तो ये चीजें आप याद रखोगे जो भी मैंने आपको बताई हैं। और इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में याद रख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। 1945 में इसको बनाया गया था और 193 कंट्रीज क्या हैं इसकी मेंबर हैं। और एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में भी याद रख सकते हो, यूएनएससी। और उसकी मेंबर कंट्रीज 15 हैं दोस्तों, जिसमें से 5 परमानेंट होती हैं, 10 नॉन परमानेंट होती है, जिसमें से इस साल इंडिया भी है। 2021 और 22 के लिए इंडिया भी जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये सारी चीजें याद रखोगे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन 2 ऑप्शंस और रह गई हैं, उसको भी आप कर जाओ। आयंगर एंडरसन, आपको पता है कि ये लेडी जो हैं वो किसकी हेड हैं? ये हेड हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी कीनिया के अंदर मिलेगा। फिर है नगोजी अकोंजो आयवेला। ये दोस्तों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस अपॉइंटमेंट से। और ये क्या है? ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर लगाई गई हैं किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। याद रखना है, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। कौन सी कंट्री से? नाइजीरिया से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर लेनी है और ये रोज रिपीट हो रही है, इसका मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। और पुराने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट याद रखना है, वोल्कन बॉस्कीर हैं, अभी अब्दुल्ला शाहिद हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब्दुल्ला शाहिद का फोटो आप यहां पे देख सकते हो और मालदीव से बिलोंग करते हैं। ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। प्रेसिडेंट 76 सेशन जो सितंबर में होगा। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इंडिया इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर, कितने टाइम पीरियड के लिए इंडिया जो है इकोसोक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुना गया है? इकोसोक का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी के अंदर चुना गया है और अकेला इंडिया नहीं चुना गया दोस्तों, 17 कंट्रीज को चुना गया है। इंडिया के साथ 17 कंट्रीज को चुना गया है। और जो एशिया पैसिफिक स्टेट्स हैं उसमें अफगानिस्तान भी साथ में है, उसमें आप कह सकते हो कजाकिस्तान साथ में है और साथ में ओमान भी है। लेकिन हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमने तो इंडिया की तरफ देना है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी इकोसोक के लिए कोई मेंबर कंट्री को चुना जाता है, जर्नली कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है? 3 साल के लिए। तो यहां पे जो ऑप्शन है आपको वो थोड़ा सा धोखा दे सकती है। तो 2022 से 24 और आपको लगेगा 2 साल के लिए होगा। नहीं दोस्तों, ये टाइम पीरियड 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2024 में खत्म होगा। तो आप देख सकते हो 2022 से 22 का पूरा टाइम पीरियड पड़ा हुआ है, 23 का और 24 का भी पूरा है। तो कितने साल के लिए चुना गया? 3 साल के लिए इनको चुना गया। तो याद रखना है, इंडिया 3 साल के लिए इकोसोक का जो है वो मेंबर बन चुका है, जिसका टाइम पीरियड जनवरी 1, 2022 से क्या होगा? स्टार्ट होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि इकोसोक का जो बेसिकली काम है वो क्या है? इकोसोक जो है वो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है इकोनॉमिक और सोशल वर्क के लिए, जो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज काम करती हैं। तो उसमें जो भी इकोनॉमिक और सोशल वर्क होगा जनरली वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। और इकोसोक यूनाइटेड नेशन की 6 ऑर्गेनाइजेशंस में से एक हिस्सा है। तो इंडिया इलेक्टेड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 3 ईयर टाइम पीरियड। और इकोसोक 6 मेन ऑर्गन का एक हिस्सा है। एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी से इंडिया को चुना गया है और ये इकोनॉमिक और सोशल वर्क करते हैं यूनाइटेड नेशन एजेंसीज का और फंड्स का। और दोस्तों एक बात आपने और याद रखनी है इसके अंदर कि इकोसोक की जो इस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों, वो बेसिकली 1945 में ही की गई थी, वर्ल्ड बैंक के साथ ही 1945 में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इकोसोक के वो हैं मुनीर अकरम। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, हाँ एक बार पढ़ जरूर लेना है कि मुनीर अकरम नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मेंबर कंट्रीज कितनी है? 54 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर विल बी सेटअप इन विच सिटी। तो यहां पे बात हो रही है इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर, और इंडिया के अंदर ये पहला खोला जा रहा है। मतलब मैरीटाइम से लेकर मतलब मैरीटाइम जो सेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो यहां पे सॉल्व हो सकती है। यहीं पे जो है वो उसको सॉल्व किया जा सकता है। हर तरह की प्रॉब्लम यहां पे बनेगी। और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि ये इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर जो है वो दोस्तों गिफ्ट सिटी में खोला जा रहा है। गिफ्ट सिटी का मतलब
मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, अहमदाबाद में है। तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। तो सिंपली दो चीजें आप याद कर सकते हो कि एक तो गिफ्ट सिटी का हेडक्वार्टर कहां पे, वहीं पे जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर को खोला जा रहा है उसी जगह पे ऊपर। तो मतलब ये वन स्टॉप सेंटर बनेगा मैरीटाइम सेक्टर के लिए, और साथ ही साथ पूरे मैरीटाइम ग्रुप को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे कोई डिस्प्यूट है, मतलब ये एक तरह का अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी जो है वो बनाएगा। और ये दोस्तों इंटरनेशनल मैरीटाइम जो सेंटर है ये बना कौन रहा है, ये दोस्तों बना रहा है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। आपको पता होना चाहिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जो है वो इंडिया का पहला मैरीटाइम बोर्ड है। तो ये सेटअप कर रहे हैं गिफ्ट सिटी के अंदर इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर, और गिफ्ट सिटी के अंदर खोला जा रहा है अहमदाबाद के अंदर। मतलब इससे क्या होगा, कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी और जो प्लेयर्स हैं वो आएंगे मैरीटाइम सेक्टर के अंदर, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर के अंदर अगर और लोग आएंगे और इंडस्ट्रीज जुड़ेंगी तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसमें कंपिटिटिवनेस के साथ साथ सेल्फ सफिशिएंसी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो इसको प्रमोट कर रही है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे खास करके मैरीटाइम सेक्टर के अंदर। और इसमें एक अनाउंसमेंट और भी है कि इसमें एक गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एक आर्ट कैंपस भी जो है वो खोला जाएगा, वो भी दोस्तों गिफ्ट सिटी के कैंपस में ही खोला जाएगा। और ये मैरीटाइम एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेगा इंडिया में। इससे और भी ज्यादा लोग जो है वो मैरीटाइम सेक्टर से जुड़ेंगे, क्योंकि हर साल नए जो जनरेशन होगी वो जुड़ेगी, नई इनोवेशन होगी, आप कह सकते हो कि नए नए लॉज, नई नई फर्म्स जो है वो इसके साथ क्या होंगी, अटैच होंगी। तो मतलब मैरीटाइम सेंटर जो है वो खोला जा रहा है गिफ्ट सिटी के अंदर। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और आपको एक चीज और बता दूं, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज याद रख सकते हो, फर्स्ट मैरीटाइम बोर्ड है जो कंट्री के अंदर बनाया गया था 1982 के अंदर। तब इंदिरा गांधी जी जो है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थी। चेयरमैन इसके अनिल मुकिम है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद कर सकते हो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इसको बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। What is the name of the database which was launched by International Criminal Police Organization to identify missing person? तो आप सोचोगे यार किस तरह से मिसिंग पर्सन को ढूंढ सकते हैं, उसके लिए एक डेटाबेस बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, इंटरपोल के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन वो मिसिंग पर्सन ढूंढेंगे कैसे? अब मान लो कोई बंदा जो है वो किसी ने क्राइम कर दिया है या कुछ भी है, या किसी भी तरह से मिसिंग है वो, तो उसको ढूंढने के लिए वो क्या करेंगे, उनके फैमिली मेंबर का डीएनए के साथ भी उसको मैच करेंगे। मतलब ये डीएनए के थ्रू जो है वो मिसिंग पर्सन को मैच करके जो है वो ढूंढा जाएगा। और इस पूरे डेटाबेस का नाम रखा गया है आई फेमिलिया। याद रखना है क्या नाम रखा गया है, आई फेमिलिया। और जो भी इंटरपोल की मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी इनके साथ संबंध रखती हैं, तो उनमें ये पूरा का पूरा डाटा शेयर करेंगे और मेंबर कंट्रीज को हेल्प करेंगे किसी भी बंदे को ढूंढने के लिए। और डीएनए से मैच किया जाएगा। अगर हमारे पास उस बंदे का डीएनए नहीं है तो उसके फैमिली या उसके रिलेटिव से डीएनए मैच करके जो है उसको ढूंढा जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्लोबल डेटाबेस आइडेंटिफाइंग मिसिंग पर्सन लॉन्च्ड, आई फेमिलिया। और ये सपोर्ट करेगा पुलिस को कोल्ड केसेस को सॉल्व करने के लिए मेंबर कंट्रीज। और मेंबर कंट्रीज कितनी है इंटरपोल की, 194 मेंबर कंट्रीज हैं। और आई फेमिलिया जो है वो साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक को यूज करेगा, डीएनए ऑफ रिलेटिव्स टू आइडेंटिफाई द मिसिंग पर्सन और अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन रिमेन्स अक्रॉस द ग्लोब। और उनको ढूंढेगा फैमिली के या रिलेटिव के डीएनए से। और डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर रहा है वो स्मार्ट रिसर्च लैब डेवलप कर रही है, जो कि कहां पे है, नीदरलैंड्स के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट इससे जो है वो हेल्प तो मिलेगी, और क्रिमिनल्स को ढूंढने में भी जो है वो हेल्प मिलेगी, और क्रिमिनल्स का डाटा जो है वो अलग से बनाया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरपोल के बारे में दोस्तों। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन है, फ्रांस के अंदर है। हेडक्वार्टर कहां पे इंटरपोल का, लियोन, फ्रांस। और मेंबर कंट्रीज मैं पहले ही बता चुका हूं 194 जो है वो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो यहां पे। लेकिन यहां पे बाकी ऑप्शंस भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स एप्लीकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई थी। इसका मेन पर्पस क्या था कि मतलब इंडिया की पहली ये सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन थी, जिसमें ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल, चैट जो है वो ये की जा सकती है, जैसे आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। और ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उनकी तरफ से लॉन्च की गई थी। मनी एप्लीकेशन आरबीआई की तरफ से लॉन्च की गई थी। याद रखना है मनी का मतलब मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई थी, जहां की जिनकी रोशनी कम है या जिनको आंखों से नहीं दिख रहा, विजुअली इंपेयर्ड हैं, वो करेंसी के नोट्स की डिनोमिनेशन पहचान सके कि 50 का नोट है, 10 का है, कोई भी है।
और एक है ID8, ये दोस्तों इंटरपोल का ही है, ये इंटरपोल ने ही रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया था। और इसका मतलब था कि जो आर्ट है या जो हम कह सकते हैं म्यूजियम्स के अंदर बहुत ही हमारा प्रीशियस आर्ट पड़ा हुआ है वो चोरी हो जाता है, तो वो इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर देते हैं ताकि लोगों को पता लग सके कि ये जो है वो चोरी हो चुका है। मतलब लोग भी जो है वो डाटा वहां से देख सकते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग भी डाटा देख सकते हैं। तो ID8, मनी, आई फैमिली, एलिमेंट, सारी की सारी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन के साथ आपने बहुत से क्वेश्चंस कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट who set a new record by running at 120 डिग्री मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 101 सेकेंड। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा और 2 मिनट से थोड़ा सा पहले आप कह सकते हो इतना रिकॉर्ड हासिल कर लिया कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका था उस आर्टिफिशियल सन का, जो कि चाइना की तरफ से क्रिएट किया गया था। और उस आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है दोस्तों? ईस्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो याद रखना है आर्टिफिशियल सन चाइना का, और ये बहुत मतलब नई चीज़ नहीं है, शायद आपने सुनी पहली बार होगी, अदरवाइज ये नई चीज़ नहीं है। ये मिशन बहुत पहले 2006 में जो है वो चाइना का ईस्ट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, और इसमें सिर्फ एक ही कंट्री ने, और भी बहुत सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और ईस्ट का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकमक। तो यहाँ पे जो है वो आ चुकी हैं और 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड के अंदर इन्होंने हासिल कर लिया है। एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकमक, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू जो है वो क्रिएट किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें ड्यूटेरियम मटेरियल का जो है वो यूज़ किया जाता है जो कि समुद्र के अंदर प्रेजेंट है। तो मतलब उसी तरह के एटमॉस्फेयर को बनाया जाता है जो सूरज का है, लेकिन जो टेम्परेचर हासिल किया है, इवन आप देख सकते हो कि अगले 20 सेकंड के अंदर, 101 के बाद अगले 20 सेकंड के अंदर ये 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस भी पहुंचा है, जो कि सूरज से भी 10 टाइम जो है मतलब 10 गुना ज़्यादा है टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो कि इतना टेम्परेचर ह्यूमन मेड एक्टिविटी के थ्रू हमने जो है वो बना लिया, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करके इसको बना लिया हमने। और आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट प्रोजेक्ट जो है वो 2006 का प्रोजेक्ट है दोस्तों, लेकिन इसमें ओनली चाइना ही नहीं है, इसमें जो है वो और भी कंट्रीज हैं, लाइक साउथ कोरिया, जापान, इंडिया भी इसमें है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, रशिया भी है। और ये अगर सक्सेसफुल रहता है तो 2035 मतलब 2035 तक ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो ये बनेगा। और ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ऐसा पहली बार जो है वो बनाया गया है, इससे पहले साउथ कोरिया भी ऐसा कर चुका है। के स्टार नाम से एक रिएक्टर उन्होंने बनाया था, जैसे कि चाइना का ईस्ट है, तो उन्होंने भी न्यू रिकॉर्ड हासिल किया था कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच चुके थे वो 20 सेकंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हमने जो है वो अचीव कर लिया है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो क्रिएट करके ऐसा टेम्परेचर अचीव किया जा रहा है, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर 2035 में हम काम में लेंगे। तो याद रखना है इस आर्टिफिशियल सन का नाम। विच स्टेट अनाउंस्ड प्रन वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सी-1 या ऑक्सीजन फॉरेस्ट इनिशिएटिव टू बेनिफिट ट्रीज। तो मतलब एक नई तरह की स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। ये बेसिकली स्टार्ट की गई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 2 इनिशिएटिव हैं, प्रन वायु देवता पेंशन स्कीम और ऑक्सी-1 या ऑक्सीजन फॉरेस्ट इनिशिएटिव। तो हरियाणा गवर्नमेंट एक नई टेक्निक लेके आया। उन्होंने कहा है कि जो पेड़ जिनकी आयु 75 साल या उससे ज़्यादा है, इसका मतलब उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि इतनी आयु हो चुकी है, वो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सोख रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमैनिटी के लिए वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो हम जो है वो उनको कुछ पेंशन देंगे, और 2500 रुपया जो है वो हर साल दिया जाएगा उनकी मेंटेनेंस के लिए, और ये अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से दिया जाएगा। आप हंसता हुआ चेहरा देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जी का, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। तो इसमें 2500 रुपये हर साल दिए जाएंगे ट्री पेंशन के नाम से, मतलब पेड़ों को भी पेंशन मिलेगी 2500 रुपये एक साल के, और अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से दिया जाएगा ताकि इन पेड़ों को सम्मान मिल सके, इनको मेंटेन हम कर सकें। और ऐसे पूरे हरियाणा में 2500 मतलब 2500 ट्रीज जो हैं वो ढूंढे जाएंगे, जो कि लोकल पीपल और सरकार की तरफ से बचाए जाएंगे और इस स्कीम के अंदर जो है वो जोड़े जाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास प्रन वायु देवता पेंशन स्कीम के बारे में। और दोस्तों एक है हमारे पास ऑक्सी-1। ऑक्सी-1 के अंदर 3 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे 1 साल के अंदर हरियाणा के अंदर। और ये प्लांटेशन कहाँ पे की जाएगी? 8 लाख एकड़ लैंड के ऊपर, जो कि पंचायती लैंड के अंडर आएगी। उसी का नाम रखा गया है ऑक्सी-1, मतलब एक ऐसा 8 लाख एकड़ का एरिया। और
उसमें से 10% लैंड के ऊपर जो है ये मतलब 3 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, जिसको ऑक्सी-1 कहा जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे काफ़ी लंबे समय के बाद, जो है वो जब बड़े हो जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें काम जरूर देंगे। और मतलब ये स्कीम और भी जगह पे लागू की जाएगी, और 5 से लेके 100 एकड़ तक के एरियाज में, खास करके शहरों में हरियाणा के, ये पौधे जो है वो लगाए जाएंगे और अलग अलग जगह पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें इंफॉर्मेशन सेंटर, सोवेनियर शॉप्स खोली जाएंगे, एम्फी थिएटर्स खोले जाएंगे, लाइट और साउंड शोज रखे जाएंगे, ताकि सरकार को इनकम भी जो है वो यहाँ से हो सके और लोगों को अवेयर भी किया जा सके। यह है दोस्तों हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट। और हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन भी जो है वो स्टार्ट किया था, या कोविड लोन भी स्टार्ट किया था, कि जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने, अगर वो कोविड-19 से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हैं तो उनको कोविड लोन दिया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो कुछ सरकार पे करेगी, कुछ आप पे करोगे, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ही छोड़ दे देगी कि इंटरेस्ट सारा का सारा सरकार पे कर देगी, आप बनाओ, बस चीज़ें बनाओ। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी आप यहाँ पे देख रहे हो, गवर्नर हैं सत्यादेव नारायण आर्या, और इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, और ये प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर स्टेटेड है? ये तो सब बच्चों को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटेड है, लेकिन रिवर्स में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि जम्मू और कश्मीर लद्दाख में है ये रिवर्स। और ये दोस्तों रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर है। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 850 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। और एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, और दोनों ने एक नया ज्वाइंट वेंचर जो है वो क्या कर लिया है? फॉर्म कर लिया है। और याद रखना है ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए किया गया है दोस्तों? ये किया गया है रेटल प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें एनएचपीसी का मतलब क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और जेकेएसपीडीसी का मतलब है जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दोनों ने एक ज्वाइंट वेंचर बना के एक नया कॉर्पोरेशन बनाया है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और इस ज्वाइंट वेंचर में सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का, और 49% हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है। तो ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी आपने याद रखना है, बहुत सा पैसा, ऑलमोस्ट 5300 करोड़ रुपीस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से यहां पे दिए गए हैं। और दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है, यहां पे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बारे में 1975 में इसको बनाया गया था। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अभय कुमार सिंह हैं। कौन है? अभय कुमार सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? फरीदाबाद। तो ये सारी चीजें आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी प्लान्ड वर्ल्ड फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बाय 2030। तो एक कोई सीमेंट की कंपनी है दोस्तों जो ये कह रही है कि 2030 तक हम बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे उतनी हम जो है वो वापस भी ले लेंगे, मतलब किसी ना किसी तरह से हम उसको ट्रैप कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और ये दोस्तों एक जर्मनी की बहुत ही फेमस सीमेंट कंपनी है जिसका नाम है हेडलबर्ग सीमेंट। तो याद रखना है हेडलबर्ग सीमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड की आप कह सकते हो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं बिल्डिंग मटेरियल्स का या सॉल्यूशंस का। और ये इनका एक मतलब स्वीडन का एक आइलैंड है जिसका नाम है गॉटलैंड, वहां पे इनका एक प्लांट लगा हुआ है सीमेंट का। तो वो ये 2030 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल कर देंगे, ये इनका मतलब टारगेट है। ये एक स्वीडन के अंदर इनका एक आइलैंड है जिसका नाम है गॉटलैंड, वहां पे इनका एक सीमेंट प्लांट लगा हुआ है। तो वहां पे ये एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। तो इनका मानना है कि 1.8 मिलियन टन जो है वो कार्बन कैप्चर कर लिया करेगा ये जो नई टेक्नोलॉजी होगी हर साल। और हम इतना की छोड़ते हैं वो कहते हैं हर साल, तो इसका मतलब हम क्या हो जाएंगे कार्बन न्यूट्रल। और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 100 मिलियन यूरोस जो है वो खर्चा आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 886 मतलब 886 करोड़ रुपीस जो है वो खर्चा इसके ऊपर आएगा। तो सिर्फ नाम याद रखना है और क्वेश्चन को सिर्फ स्लाइड से याद कर लें, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा लेकिन आपको पता होना चाहिए हेडलबर्ग सीमेंट जो है वैसा करेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम। ये मतलब ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो है वो बात हो रही है यहाँ पे। और ये स्टेट जो है वो क्या करेगी कि जो लोग जो है वो खारीफ क्रॉप्स करते थे, मतलब उस एरिया में पैडी क्रॉप्स करते थे, तो वो कहते हैं पैडी की बजाय आप जो है वो अगर पेड़ लगाते हो तो हम आपको हर साल जो है वो 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देंगे। तो ये स्टेट है हमारे पास छत्तीसगढ़, मतलब मैं बात कर रहा हूँ भूपेश बघेल जी की। तो आप देख सकते हो भूपेश बघेल, अगेन हंसता हुआ चेहरा इनका। और ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम जो है वो की है, और ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ इसको जोड़ा जाएगा। और जो किसान खरीफ क्रॉप्स करते थे, पैडी क्रॉप्स करते थे 2020 में, उनको कहा गया कि अगर आप पेड़ लगाओगे उसी एरिया के ऊपर पैडी क्रॉप्स की बजाय, तो हम आपको हर साल 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देंगे अगले 3 साल तक।
अगले 3 साल तक। इससे क्या होगा कि एक तो प्लांटेशन बढ़ेगी प्राइवेट लैंड के ऊपर, एक क्या होगा कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एरिया भी जो है वो क्या होगा, अच्छा होगा, और वाटर लेवल जो है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा, क्योंकि फसल से जो है वो वाटर लेवल जो है वो पैडी के कारण ज़्यादा खराब हो रहा है ग्राउंड वाटर, तो इससे रिस्टोर हो जाएगा वो। और 10,000 रुपये हर साल जो है दिए जाएंगे पर एकड़ के हिसाब से अगले 3 सालों तक, और ये पंचायती फंड में से जो है वो दिया जाएगा पैसा सारा का सारा। और ये भी कहा है साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ की तरफ से कि हम 99 लाख सैपलिंग्स भी लगाएंगे, और 2.27 करोड़ सैपलिंग्स मतलब जो पौधे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो बढ़ सके। तो ये भी याद रखना है। और भूपेश बघेल जी ने एक बुक भी रिलीज की है, बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि बटरफ्लाईज बहुत हैं छत्तीसगढ़ में, और ये बुक के अंदर 170 स्पीशीज अलग अलग तरह की प्रजातियां बटरफ्लाईज की वो दिखाई हुई हैं। तो ये आप साथ में याद रख सकते हो। और आपको पता है छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है, लेकिन बिलासपुर को लॉ कैपिटल कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, अनुसुईया उइके। तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2021? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे जो है वो मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, मतलब ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो मतलब ये थीम जो है वो रखा गया है। और आपको पता होना चाहिए ओशन डे को प्रपोज किया गया था जब 1992 में अर्थ समिट हुई थी, रियो डे जेनेरियो समिट जिसको हम कहते हैं, ब्राजील के अंदर। फिर इसको 2009 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था एज ए, आप कह सकते हो, वर्ल्ड ओशन डे। और थीम आपको पता लग चुका है वर्ल्ड ओशन डे का, और यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड ओशन डे 8 जून 2021, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। और दोस्तों बाकी ऑप्शंस जो है वो आप यहां पे याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी थीम जो है वो किसी ना किसी तरह से आपके काम आ सकते हैं, आपके काम जो है वो आएंगे। जैसे कि पहला देख रहे हो, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। दोस्तों ये दिन है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये कब मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ऐसे द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर, ये दोस्तों है हमारे पास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो इसको भी आपने याद रखना है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 23 मार्च को, 23 मार्च को। वैल्यूइंग वाटर, ये तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को। बहुत बार पूछ चुके हैं, 22 मार्च को। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे या इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को। द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और ये मनाया जाता है 23 मार्च को। वैल्यूइंग वाटर 22 मार्च को, और ये है वर्ल्ड वाटर डे का थीम। तो सारे के सारे थीम याद रखने हैं। विच इंस्टीट्यूट होस्टेड एशियाज फर्स्ट वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टडीज? तो याद रखना है मेमोरी स्टडीज, और एशिया की पहली वर्कशॉप होस्ट कर रहा है, और ये कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास दोस्तों इसको होस्ट कर रहा है। तो यहां पे याद रखने वाला क्या है? आईआईटी मद्रास और मेमोरी स्टडीज। तो आप यहां पे देख सकते हो कि आईआईटी मद्रास इसको होस्ट करेगा, मेमोरी स्टडीज को वर्चुअली, और एक्नॉलेज करेगा द नीड ऑफ इंगेज इन मेमोरी स्टडीज अंडर कोविड-19, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो सके, और मेमोरी स्टडीज के बारे में आगे बढ़ाएगा। और इसके लिए आप कह सकते हो कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसको कहा जाएगा INMS, जिसको कहा जा रहा है इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज। और इसमें पार्टिसिपेंट्स पूरे वर्ल्ड में इकट्ठे होंगे, और इसका ऑफिशियल लॉन्च जो है वो किया जाएगा मिड जून 2021 के आसपास, मतलब 15 जून के आसपास जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और मेमोरी स्टडीज के बारे में जिक्र किया जाएगा, और खास करके स्ट्रेस से बचने के लिए जो इसको होस्ट किया जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से ही आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिक्चर से करोगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से वर्ल्ड रैंकिंग जारी कर दी गई है, मेन टीम्स की भी और वुमेन टीम्स की भी, जिसमें मेन टीम में इंडिया का स्थान 4था है, और वुमेन टीम में इंडिया का स्थान 9th स्थान है। तो आप देख सकते हो मेन टीम में इंडिया 4थे स्थान पे है, और वुमेन टीम में 9th स्थान पे है इंडिया। ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से बेल्जियम और नीदरलैंड ने जो है वो बाजी मार ली है, मेंस में और वुमेन टीम रिस्पेक्टिवली। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। और FIH के बारे में आपने एक चीज़ और याद रखनी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में, कि इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोसान स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल को शेयर करना है, और इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हु रिलीज्ड एन ई बुकलेट 20 रिफॉर्म्स इन 2020? इसका मतलब है
कि 20 रिफॉर्म्स किए 2020 के अंदर, जिससे वो सेक्टर या वो मिनिस्ट्री क्या हो सकती है, बूस्ट हो सकती है, वो सेक्टर हमारा बूस्ट हो सकता है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर की। इसका मतलब ये बुक किसने रिलीज की है, ये ई बुकलेट राजनाथ सिंह जी ने रिलीज की है। तो डिफेंस रिफॉर्म्स 2020, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको रिलीज किया। 20 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स 2020 में जो सरकार ने किए या जो सरकार ने अभी करने हैं, कुछ उसमें पेंडिंग है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आत्मनिर्भर जो है वो और बढ़ेगा और स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। तो याद रखना है दोस्तों, हम यहां पे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और बहुत से रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने बनाया। आत्मनिर्भरता डिफेंस के अंदर बढ़ाई है, बिल्कुल बढ़ाई है। पहले एक लिस्ट जारी की, अब 108 की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके अंदर वो इतनी चीजों का इंडिया में ही उत्पादन करेंगे। स्त्री शक्ति उन्होंने लॉन्च कर दिया आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। तो मतलब ये सारे इनिशिएटिव इस ई बुकलेट के अंदर बताए हुए। तो सिंपल क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी यूनियन मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ है उत्तर प्रदेश के अंदर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नायक जी हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी नॉर्थ गोवा है, गोवा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट मेड बाय द G7। तो G7 ग्रुप की तरफ से जो है वो चर्चा की गई है, क्योंकि आपको पता है G7 की अध्यक्षता इस बार यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। लंदन के अंदर ये मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर G7 नेशंस की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग थी, जिसको आप कह सकते हो कि ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक जी जो हैं वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि यार जो बड़ी कंपनीज हैं लाइक एप्पल है, गूगल है, अमेजॉन है, ये मतलब टैक्स जो है वो ज़्यादा पे नहीं करते। ये उन कंट्रीज को चुन लेते हैं जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है, तो वहां पे ये अपने यूनिट्स डालते हैं और बच जाते हैं वहां से। तो इन्होंने कहा कि मतलब कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम जो है वो 15% तो होना ही चाहिए हर जगह पे। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कम से कम 15% जो है वो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। अब वो कहते हैं इसके बारे में G20 में भी बात करेंगे। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इटली कर रहा है दोस्तों, और G7 की यूनाइटेड किंगडम कर रहा है, आपको पता है। और ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार इंडिया कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बार सिंगापुर में हो रहा है। और एक यूनाइटेड किंगडम से एक और बात, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये भी दोस्तों कहां पे हो रही है, COP26 यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हो रही है। और G7 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है दोस्तों पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि 7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसका हिस्सा हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें होगा, ब्रिटेन में हो रही है ये मीटिंग, ब्रिटेन होगा इसमें, फ्रांस है दोस्तों इसमें आप कह सकते हो जापान है, इसमें जर्मनी है, 5 हो चुकी हैं, इसमें इटली है, और इसमें कौन सी कंट्री आ चुकी है, 4 5 6, और एक हमारे पास है कनाडा। तो ये 7 कंट्रीज दोस्तों इसकी मेंबर हैं। और याद रखना है ये मीटिंग जो है वो कॉर्नवॉल में हुई है, इंग्लैंड के अंदर। थोड़ा सा मतलब इतना बस आपने याद रखना कि 15% करना। और इंडिया में ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स 25% से ऊपर जो है वो चला गया है, और फ्लैट लगता है वो, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो इससे इनकम सरकार को ज़्यादा होती है। तो हम इस लूप होल में नहीं है, हमारे ऑलरेडी टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी आपने याद रखनी है। Which space company sent living organisms such as squids and microorganism to International Space Station? तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को भेजा है, चाहे वो स्क्विड्स हैं, चाहे आप कह सकते हो कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्होंने भेजे हैं, जिससे क्या होगा वो पता कर सकते हैं कि कितनी क्षमता जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर वो रहने की है। और हम जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे भेजेंगे तो वो मतलब कितनी क्षमता से वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये जानने के लिए उन्होंने वाटर बियर्स, मतलब जिसको हम कह देते हैं कि पानी बालू या बालू पानी, वो भेजे हैं वहाँ पे उन्होंने, जिसको हम टाडी ग्रेड्स भी कह देते हैं, और ये भेजा है स्पेस एक्स की तरफ से। तो सिंपली बस याद रखना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्विड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेजे हैं कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्विड्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो। टेराग्रेड्स या वाटर बियर्स 20,000 भेजे हैं, क्योंकि वो हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं। तो ये देखा जाएगा कि मतलब किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे कि कितनी अच्छे तरीके से वो सर्वाइव करेंगे, और ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरह से इसका इफेक्ट आ सकता है। फिर कुछ स्पेसिमेन भेजे गए हैं बॉबटेल स्क्विड्स के, और ये भी भेजे गए हैं इसलिए ताकि स्टडी कर सके साइंटिस्ट की बैक्टीरिया और होस्ट ऑर्गेनिज्म का किस तरह से जो है वो इफेक्ट होता है, मतलब यहाँ से जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस तरह का इफेक्ट सामने आता है। फिर कुछ को एक्सपोज कर दिया है बैक्टीरिया के साथ, कुछ को नहीं किया
किया है और दोनों के यहाँ पे लेके आएंगे अर्थ के ऊपर, जब दोबारा से आएंगे इंटरनेट, फिर इसके ऊपर स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो जानवर हैं उनके किडनी स्टोन्स के ऊपर कैसे इफेक्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे वो हेल्दी और सेफ जो है स्पेस के अंदर रह सकें। और ये कंपनी है दोस्तों स्पेस एक्स, एलन मस्क की मैं बात कर रहा हूं, और हेडक्वार्टर कहां पे, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करेगा 24,000 करोड़ गुजरात रिफाइनरी के ऊपर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो आपने याद रखना है वो क्या रखना है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है। इसके चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्या जी हैं, और इसका जो बस और कुछ याद, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क एट रायपुर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जिन्होंने आप कह सकते हो कि स्कीम चलाई थी, और वो स्कीम बेसिकली हमारे लिए थी कि फॉरेस्ट एरिया को खास करके बढ़ाना है, और जो खरीफ क्रॉप्स होंगी खास करके आप कह सकते हो कि उसके अंदर पैडी आएगा, तो उसमें 10,000 रुपये जो है वो पर ईयर दिए जाएंगे, पर एकड़ के हिसाब से 3 साल तक ये दिए जाएंगे। अब इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क जो है वो रायपुर के अंदर लगा दिया गया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत इसको लगाया गया है। और इसमें जो है वो काम क्या किया जाएगा, इसमें फार्मर प्रोड्यूस, बेटर प्राइस उनको मिल सके, एक्सीलेंट स्टोरेज फैसिलिटी मिल सके, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कॉन्स्टिट्यूंसी मोरेना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, GWEC रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल विंड वर्कफोर्स आउटलुक 2021-25। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, GWEC दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों बेल्जियम ब्रसल में है, और ये मतलब विंड एनर्जी काउंसिल है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसको कहा जाता है। इसमें विंड एनर्जी की क्षमता के बारे में बताया गया, और इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो कि विंड एनर्जी को बेटर यूज कर रहा है, जिसमें ब्राजील, इंडिया, वियतनाम, जापान, ये कंट्री सबके नाम है। और इंडिया ने पिछले 5 सालों के अंदर विंड कैपेसिटी को इंक्रीज किया, और अगले 5 सालों के अंदर भी विंड कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $500 मिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडिया MSMEs, क्योंकि MSME सेक्टर जो है वो दोस्तों बहुत ही स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो $500 मिलियन जो है वो MSME सेक्टर को दिए जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट का नाम है रैम्प प्रोजेक्ट। रैम्प का मतलब है इसमें रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस। दोबारा से बोल रहा हूँ, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस। और इनको लोन दिया जाएगा, अलग अलग टाइम पीरियड होगा ताकि ये स्ट्रेस से उबर सकें। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। भारत पे जो है वो ICC ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है 2023 तक के टूर्नामेंट्स के लिए। तो ये भी आपने याद रखना है, 2023 तक के टूर्नामेंट जो हो रहे हैं, और भारत पे ऑफिशियल पार्टनर जो है वो बन चुका है। और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो कहां पे हो रही है, ये हो रही है यूनाइटेड किंगडम के अंदर 2021 की। फिर इसके बाद आ जाता है मेन 20 वर्ल्ड कप, मेन 2020 वर्ल्ड कप 2021 का दोस्तों, ये कहां पे हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। मेन 2020 वर्ल्ड कप 2022 का, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अब वोमेन 2020 वर्ल्ड कप, वोमेन 2020 वर्ल्ड कप 2022 का साउथ अफ्रीका के अंदर हो रहा है। वोमेन वर्ल्ड कप जो मेन वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हो रहा है, वो न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है, और 2022 में होगा वो भी। और इंडिया जो होस्ट कर रहा है वो 2023 का वर्ल्ड कप ऑलरेडी होस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आप याद रख सकते हो। और भारत पे आपको पता ही है कि वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, खास करके मर्चेंट्स के लिए। 2018 में इसका गठन किया गया। इसके CEO और को फाउंडर कौन है, अशनीर ग्रोवर। नेक्स्ट, फिल्म प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला ने एक बुक लिखी है, स्किल इट किल इट। मेरे ख्याल रोनी स्क्रूवाला का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, बस बुक का नाम याद रखना है। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको पब्लिश किया है। इन्होंने उन्हें स्टोरीज, फेलियर्स और पर्सनल लर्निंग जो है वो बताई है रोनी स्क्रूवाला ने, सिर्फ नाम याद रखना है। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, 8 जून 2021 का क्वेश्चन क्या था, विच वॉज द फर्स्ट RRB टू सेट अप इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। पहला RRB तो सबको पता है प्रथमा ग्रामीण बैंक था, मुरादाबाद यूपी के अंदर, लेकिन ईस्टर्न रीजन के अंदर इसको किया गया, और मैंने हिंट बताया था वेस्ट बंगाल के अंदर इसको किया गया है। तो ओडिशा नहीं हो सकता, असम नहीं हो सकता, श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में, गौर वेस्ट बंगाल में है। तो इसका आंसर दोस्तों बेसिकली क्या है, गौर ग्रामीण बैंक। तो याद रखना है, पहला ग्रामीण बैंक जो ईस्टर्न रीजन में स्टैब्लिश किया गया, गौर ग्रामीण बैंक, और ये मालदा रीजन के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि जब
पहला ग्रामीण बैंक बना था प्राथमा ग्रामीण बैंक, तो उसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? क्योंकि आपको पता है हर ग्रामीण बैंक का कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक होगा, तो इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो और साथ में पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर लो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। प्राइस बहुत ही कम है, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अगर आप इस कोड का यूज करेंगे। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, खुश रहेंगे तो एग्जाम आपका जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।